सबसे पहले प्रोफेसर रविकांत आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं नैरेटिव देख रहा था, और फिर हम लोग एक एक चर्चा कर लेंगे। हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव तो चला नहीं, वो नहीं हुआ। आपके हिसाब से नैरेटिव लगातार चेंज बीजेपी कर रही है, और इस समय क्या नैरेटिव चल रहा है? आपको क्या लग रहा है, आप क्या नैरेटिव चल रहा है? देखिए, हम लोग अगर पश्चिम से शुरू करें तो दो फेज में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। वो सारे भाषण हम लोगों को याद है, दोहराने की जरूरत नहीं है। कैराना और मुजफ्फरनगर, वहां पे एक वजह भी थी। 29 से 30% मुसलमानों की आबादी है। वो ध्रुवीकरण करने के लिए एक आसान हो सकता था उनके लिए, लेकिन किसान आंदोलन के कारण और जाटों की जो अस्मिता है और जो वहां पर पंचायतें हैं उनकी अपनी गोलबंदी के कारण ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का वहां ये नैरेटिव काम नहीं कर सका। और इसकी जगह पर जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है उसने एक वहां पे मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन किया है बजाय बीजेपी के। वहां से जब ये आगे निकलते हैं तो तीसरे फेज में भी कमोबेश वही कानून व्यवस्था के मुद्दे को रखा गया खास करके। और ये तीसरे बेल्ट में भी आपके थोड़ा सा यादवों का जो वो स्थान था, वहां पर थोड़ा सा दबंगई के इस तरह के पिछले उदाहरण है, इस वजह से उसको उठाया गया। लेकिन ये भी नैरेटिव उस तरह से काम नहीं किया। अब जब चौथे फेज से आना शुरू होते हैं और आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो सच्चाई ये है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा अब यहाँ पे नहीं चल सकता। और इसलिए नहीं चल सकता कि आज के जो जहां पर चुनाव हुए हैं या आगे दो फेज में जहां चुनाव होने जा रहे हैं वो सामंती इलाका है एक किस्म का। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी इसी इलाके में आपको दिखाई देगी, मध्य यूपी और पश्चिम यूपी की अपेक्षा। दूसरा जो सामंती तत्व हैं यहाँ पे ज्यादा हावी रहे हैं। पिछले 5 साल की आप घटनाएं देख लीजिए। प्रतापगढ़ में कुर्मियों का पूरा गांव के कई घर वहां पे जला दिए गए। आजमगढ़ में एक पासी बिरादरी का जो ग्राम प्रधान था उसके साथ पुलिसिया जो उत्पीड़न हुआ वो हम लोगों ने देखा। किस तरह से दरोगा वहां दलित महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहा है, वो भी हम लोगों ने देखा। तो या अब जो है नैरेटिव ये भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला भी नहीं चल रहा है। आपका कानून व्यवस्था का भी मुझे लगता है कि आगे चल करके ये नैरेटिव भी काम नहीं करेगा। अब एक नैरेटिव बचा है उसके पास, वो है राशन का। माने जिसको लाभार्थी वर्ग कहा जा रहा है कि वो लाभार्थी के ऊपर निर्भर रह गए हैं। हाँ, आश्चर्य ये है कि आज के चरण में राम मंदिर के मुद्दे को नहीं उठाया गया। तो इसके दो कारण मुझे दिखते हैं। पहला कारण तो ये कि संभवतः राम मंदिर का मुद्दा अब उस तरह से वोट बैंक की राजनीति के लिए कारगर नहीं रह गया है, चूंकि मंदिर का शिलान्यास हो गया है, बनना शुरू हो गया है। और एक दूसरा कारण ये है, अगर हम उसको थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ की अपनी जो प्रत्याशा थी उसको ध्यान में रख करके देखें। योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि अयोध्या से वो चुनाव लड़े, और इसका परिणाम ये होता, अगर वो वहां से चुनाव लड़ रहे होते तो देश और दुनिया की तमाम मीडिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी होती, योगी आदित्यनाथ पर टिकी होती, और जो उनके हिंदुत्व की ब्रांडिंग है वो और ज्यादा मजबूत हो रही होती। लेकिन उन्हें गोरखपुर भेज दिया गया और अब मुझे लगता है कि वो उस तरह से मीडिया में सुर्खियां नहीं बटोर पा रहे हैं, मैंने अपने उस विधानसभा के लिहाज से। तो इसी में एक कारण ये समझ में आता है कि चूंकि दिसंबर 2023 में मंदिर का उद्घाटन होना है तो उसे वो 2024 के लिए बनाए रखना चाहते हैं। ये बीजेपी की रणनीति हो सकती है। इसलिए आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो रैलियां की हैं उसमें आश्चर्यजनक तरीके से एक में भी राम मंदिर का जिक्र नहीं हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये हिंदुत्व का भी अब नैरेटिव बीजेपी के पास नहीं है, या वो देख रही है कि वो नहीं चल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के अब वो इस पर है कि हम ये जो आपका आर्थिक मुद्दे हैं, खास करके जो लोक लुभावनवादी जो योजनाएं हैं और जो डिलीवरी हुई है गरीबों में खास करके, उनमें अगर एक एक का हम लोग नाम लें उतना समय नहीं होगा। उज्ज्वला योजना है जो टारगेट कर रहे थे महिलाओं पर, लेकिन 17 के चुनाव में तो वो काम कर गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सिलेंडर है वो खाली पड़ा था, और महिलाओं को जिनकी बड़ी चिंता कर रहे थे मोदी जी, वो महिलाएं लौट करके उसी चूल्हे पर आ गई, उसी पर खाना वो पका रही हैं। दूसरा शौचालय का जो मामला है, तो मेरे पास एक आंकड़ा है कि 50% शौचालय उत्तर प्रदेश में नहीं बने हैं जो कागज पर है।
वो 1,88,00,000 से कुछ ज्यादा शौचालय कागज पर है, लेकिन बने 50% भी नहीं है। और सच्चाई ये है कि ये योजना तो ठेकेदारी और जो घूसखोरी है उसकी भेंट चढ़ गई है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो करीब करीब 27 लाख उत्तर प्रदेश में बने हैं। जो सीएम आवास योजना और पीएम आवास दोनों को हम मिला लें, और इनका अगर प्रति विधानसभा हम कैलकुलेशन करें तो 6,600 कुछ होते हैं। तो 6600 से थोड़ा ज्यादा होते हैं प्रति विधानसभा में। तो ये कितना प्रभाव डाल पाएंगे? जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली योजना लग रही है वो है आपके जो राशन बट रहा है महीने में 2 बार, गेहूं चावल। और उसके साथ नवंबर में तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से, माने यूपी गवर्नमेंट ने उसमें रिफाइंड तेल से लेकर के चना और नमक तक जोड़ दिया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने एक गेम खेला था, वो था कि हम जो लोगों की नैतिकताएं हैं उनको चैलेंज करेंगे कि साहब नमक आप हमारा खा रहे हैं तो वोट आपको हमें ही देना चाहिए। ये उन्होंने एक कोशिश की है। और जिस तरह से कोरोना की आपदा के बाद, बल्कि और थोड़ा पहले से, जहां से इकोनॉमी डूबी है हिंदुस्तान की, वो पूरा नोटबंदी से लेकर के जीएसटी होते हुए, जिसमें असंगठित क्षेत्र लगभग धराशायी हो गया, तो जो प्रवासी मजदूर थे वो लौट करके अपने गांव में आए हैं। वो अगर राशन पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहे हैं। दूसरा, जो महिलाएं हैं घर की, खास करके उन परिवारों की जहां पुरुष बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं घर में राशन है कि नहीं है, तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो महिलाएं थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर रही हैं मोदी जी का। और तीसरा एक बड़ा फैक्टर जो मुझे देखने में आया है कि ऐसे हिस्सों में जहां पर यादवों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर गरीबों के साथ उत्पीड़न उन्होंने किया हुआ है अपने पिछले सरकारों में, वो गरीब कैमरे पर तो ये कह रहा है कि हम राशन के कारण वोट दे रहे हैं, लेकिन असल में वो वोट इसलिए दे रहा होता है क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर के उसमें आशंका है। तो ये राशन वाला केवल अब इशू बनने जा रहा है। और दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और उसके इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी जिस तरह से 3 दिन संभवतः वहां रुकने वाले हैं, और अभी जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके मोरल बूस्ट करने के लिए पिछले 3 दिन से जो आरएसएस की बैठकें चल रही हैं, मुझे जो जानकारी मिली है कि एक विधानसभा में 1500 बैठकें हुई हैं और टारगेट दिया गया है कि 10% ज्यादा हमें लोगों को पहुंचाना है मतदान केंद्रों तक। तो जो कार्यकर्ता निराश हैं बिल्कुल, आप देखिए पिछले इलेक्शन को जहां भगवा वो गमछा डाल करके लोग जिस उत्साह के साथ वोटर्स को लेकर के जा रहे थे, आज वो आपको दृश्य नहीं दिखाई देंगे। तो अब आप कितना मोरल बूस्ट करेंगे? हाँ, नरेंद्र मोदी के पास अगर कोई जादू की छड़ी है, उनका एक पर्सनालिटी है, लेकिन पिछले दिनों तो टेलीप्रॉम्प्टर भी धोखा दे रहा है। अब वो उस तरह की भाषण भी उनके नहीं आ पा रहे हैं कि लोग उसमें हिप्नोटाइज हो जाए और उनके लिए सब कुछ कर गुजरने पर आमादा हो जाए। तो वो स्थितियां भी नहीं बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के ले दे करके यही एक इशू है कि जहां आप राशन के बदले और लोगों की गैरत को ललकारें और कहें कि साहब वोट अगर नमक खाया है तो वोट हमको देना है। लेकिन इस इलाके में चूंकि दलित और पिछड़ों के बीच थोड़ा ज्यादा नजदीकी है, क्योंकि कांशीराम साहब ने यहाँ पर बड़ा एक मूवमेंट खड़ा किया था पूरे उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन इस बेल्ट में कुछ ज्यादा हुआ था। यहाँ यादवों के साथ उस तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है जैसा दूसरे आपको क्षेत्रों में मिलेगा। तो और दूसरा, यहाँ जो द्वंद्व है वो सामंती तत्वों से ज्यादा है। तो इस बिना पर मैं ये कह सकता हूं कि इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा मुश्किलें हैं बनिस्बत ये जो 5वां फेज है या चौथा फेज था उसके अनुसार। तो अब देखना ये होगा कि क्या नरेंद्र मोदी अकेले कोई करिश्मा कर सकते हैं, क्योंकि नैरेटिव तो अब कोई बचा नहीं है सिवाय एक लाभार्थी योजना के। प्रोफेसर साहब आपके पास फिर आ रहा हूँ, क्योंकि सोनू कनौजिया जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो भी बनारस पहुंचे हुए हैं घूमते घामते कई जगह से, वो आ जाएंगे तो मैं बीच में मैं जरा 2 चीजें और, मैं जैसे प्रोफेसर साहब मैंने एक चीज समझी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अपना वो है कि पंचायत इलेक्शन जब हुए तो उस समय पंचायत इलेक्शन सब कुछ ठीक था। पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सरकार ने बहुत बेशर्मी से, जिसको कहेंगे, प्रशासन का यूज किया और वो सबने देखा, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य तो 850-900 ही जीते गए थे, लेकिन 68 जगहों पे इनके जिला पंचायत अध्यक्ष बने। उस समय सारे नौकरशाहों ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, सबने बहुत शाबाशी दी। उसके बाद तो मुझे लगता है कि चुनाव से जस्ट पहले वो जो 1.5-2 महीने का समय था, जिस समय लाभार्थी नाम का एक नया तबका क्रिएट किया गया और सरकारी सारे वो लगाए गए, साधन लगाए गए, उस मीटिंग को ऑफिशियल किया गया जहां पे गवर्नर भी जाके बैठी
उस मीटिंग में गवर्नर के सामने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे और मोदी जी ने पूरी पॉलिटिकल स्पीच दी और वो गवर्नर साहब बैठ के उसको चुपचाप सुनते रहे, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। वहां तक ये एक कहीं से बीजेपी के जो सरकार, जो रणनीतिकार थे, उनको ये एक मिल गया कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने कंट्रोल में सारी चीजें हैं, लोग खूब आ रहे हैं। उसका पहला टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो पंजाब में जो भी हुआ था, ये सबको पता है कि वो बन नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं, मेरी जान बच गई, क्या क्या करने की कोशिश की मोदी जी ने, वो हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को ग्राउंड रियलिटी पिछले जब जब इलेक्शन शुरू हुआ है तब समझ में आई है और अब उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। जैसा लेनिन जी का उनको भी एक मन में कहीं चिंता है कि अगर उन्होंने राष्ट्रवाद, क्योंकि ये सबकी चिंता है, उनकी नहीं चिंता है। एक बड़ा तबका ऐसा मानता है कि ये हारेंगे नहीं, ये कुछ ना कुछ करके वो करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो एक लाभार्थी वाला, क्योंकि लाभार्थी का एक चीज समझ लीजिए, लोग फ्री कह रहे हैं लेकिन वैसे भी तो बीपीएल को चावल 1 रुपया किलो ही मिलता है ना, गेहूं 2 रुपया किलो मिलता है, वो तो 25 किलो चावल तक वो एक ऑलरेडी है। तो ये जो एक लेट समझना रहा मोदी जी का रियलाइजेशन, वो किस हद तक नुकसान पहुंचाया है या फायदा? अब जैसे लास्ट में लेनिन जी का एक कहीं पे मन में शंका है कि अब मोदी जी उसको चेंज करेंगे राष्ट्रवाद में। प्रोफेसर देखिए सिंह साहब, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही कि बहुत राष्ट्रवादी वो जमीन है, मुझे लगता है कि वो पंजाब से ज्यादा राष्ट्रवादी नहीं होगी। जहां पर आपने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी गए थे और पाकिस्तान से बहुत समीप थे, बॉर्डर के बहुत समीप थे, जहां उनकी कार फंसी थी और वो कोशिश यही थी कि किसी तरीके से वो राष्ट्रवाद का इशू उठाया जाए और पंजाब सरकार को घेरा जाए। बावजूद इसके न तो उसका असर पंजाब में देखा गया और न ही उसकी प्रतिक्रिया कोई उत्तर प्रदेश में हुई। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि मोदी जी अब उस तरह से राष्ट्रवाद का कोई ब्रांड नहीं रह गए, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल में आप देख लीजिए चीन ने जो किया है, वो कहां तक घुस करके आए हैं, अतिक्रमण किया है, हमारे 36-37 सैनिकों की शहादत हुई है। और उन दिनों नरेंद्र मोदी जी छिप करके बैठे हुए थे, एक उन्होंने वक्तव्य तक नहीं दिया। वो तब आते हैं झूठ बोलते हुए कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही आईटी सेल आज क्या कह रही है यूक्रेन के सवाल पर कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, इतने मजबूत नहीं होते, तो देखिए जो रूस यूक्रेन में कर रहा है वही चीन यहां कर गया होता। इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि चीन घुसा हुआ था। तो एक तो ये मसला है। इसलिए मुझे लगता है कि अब राष्ट्रवाद, और आज उन्होंने शायद बालाकोट की बात की है, जी, तो क्या जी, वो कार्ड खेलना चाहते हैं? ये बिल्कुल लेनिन साहब जो कह रहे हैं, मैं संभावना उसकी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन दो को तौलेंगे कि साहब पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पड़ला पंजाब का ज्यादा भारी होगा। और अगर वहां कार्ड नहीं चला है तो फिर यहां चलने की गुंजाइश मुझे उस तरह से नहीं दिख रही है। और तब नहीं दिख रही है कि जब ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचल राजभर और उसके अलावा संजय चौहान और एक और चौहान जो बड़े नेता हैं, वो ये तमाम लोग समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। दूसरी बात, कृष्णा पटेल, तो जो दलित जातियों में जो बड़े समूह हैं उनकी गोलबंदी हो रही है। उसमें मौर्य, निषाद हो सकता ना हो, लेकिन कुर्मी, राजभर, चौहान, और ये इस बेल्ट में बहुतायत में है। और दूसरा कि जो पासी बिरादरी है इस बेल्ट में ज्यादा है और वो समाजवादी पार्टी के साथ आई है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% आई है, लेकिन 60% के आसपास वो सपा के साथ आई है। दलित जातियां बीएसपी के उभार के चलते वो बीएसपी के साथ गई। अब ऐसे में आप राष्ट्रवाद का इशू लेकर के आ रहे हैं, तो जिन लोगों का पेट खाली है और जिनके बच्चों की शिक्षा नहीं पूरी हो रही है, जिनको वजीफे नहीं मिल रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, दूसरी तरफ जो आप लाठियां बांध रहे हैं नौजवानों पर, और वो मैं कास्ट के भीतर नहीं शामिल कर रहा हूं, उसमें अगली जातियों के भी बच्चे हैं, पिछड़ी जातियों के भी हैं, दलित भी है। उन पर जो आपकी पुलिस अत्याचार कर रही है, जो लाठियां चला रही है, क्या वो लाठियां लोग भूल जाएंगे आपके बालाकोट और राष्ट्रवाद के उसमें? जबकि इधर
एक तो मुसलमानों ने बहुत एक तरह से समझदारी का परिचय दिया है, उन्होंने किसी भी घटना पर कोई रिएक्ट नहीं किया है। आप गाली दें, लिंच कर दें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। दूसरा, दलितों और पिछड़ों का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ है इस बेल्ट में, मुझे लगता है कि पिछले इसके कई सालों पहले ऐसा भी नहीं हुआ था। माने अखिलेश यादव की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है निश्चित रूप से, लेकिन उसमें इस तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ था। और योगी आदित्यनाथ सीधे खोल करके कह रहे हैं कि साहब हम तो ठाकुर हैं, जबकि वो योगी है, पिंडदान कर चुके हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं। और इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण भी है, ये भी राजनीति वहां पे होती है। तो जो राष्ट्रवाद के इशू की हम बात कर रहे हैं, या जो कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ का, उसमें यह भी हुआ कि आपने कितने मंदिर तोड़ दिए, आज के नहीं 400 500 600 साल पुराने मंदिर। मतलब इतने मंदिर तो मुझे लगता है कि जो रहे होंगे तमाम दूसरे आक्रमणकारी उन्होंने नहीं तोड़े होंगे जितने इस रिजिम में टूट गए सौंदर्यीकरण के नाम पर। और वो हुआ क्या है, वहां तो एक तरह का मॉल कल्चर हो गया ना। वहां धर्म और अध्यात्म और पूजा और पाठ बचा कहाँ है। वहां तो आपने दुकानें बड़ी बड़ी खोल दी हैं, और मैंने सुना है कि आप 300 रुपए का पर्ची कटवाइए, वीआईपी दर्शन कीजिए। ये सारी चीजें हुई हैं। और मैं गया हूं बनारस, बनारस के तमाम ब्राह्मण नौजवान ये भी कह रहे हैं कि साहब आपने भव्य तो बना दिया, लेकिन वो दिव्यता गायब हो गई है काशी। ये भी भावनाएं हैं। लेकिन हाँ, मैं ये इस बात को मानता हूं कि क्या बीएसपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी वहां पे मौजूद है, क्या वो इस बात को रेखांकित कर पाएगी कि साहब आपने भव्यता के नाम पर दिव्यता को नष्ट कर दिया। ये जरूर है, चुनौती है कि विपक्ष उस पर कैसे उसको काउंटर कर पाता है। मोदी जी की जो लोकप्रियता है, आप देख लीजिए पिछले साल में कितनी गिरी है। इधर जो मेंटेन करने की कोशिश की गई है, और वो होता ही है कि अपनी एंटी इनकम्बेंसी को वो दाढ़ी से कम करते रहते हैं। कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कभी दाढ़ी फिर कटवा लेंगे। तो अब ये नहीं चल रहा। आप मन की बात कार्यक्रम को देख लीजिए, आज के 4 साल पहले लाइन लगा करके लोग सुनते थे, आज कितने लोग सुनना चाहते हैं। टेलीविजन पर कितने लोग देखना चाहते हैं मोदी जी को, लाइव कितने लोग देखते हैं। ये साबित करता है कि अब उस तरह की अपील नहीं है। और मोदी जी ठीक है बनारस में, और जो उन्होंने आज भाषण दिया है संभवतः कि लोग मेरे मरने की कामना कर रहे हैं और मैं मरूंगा भी यहीं, ये जो इमोशनल कार्ड वो खेल रहे हैं, ये अपील करेगा, लेकिन ये अपील अगड़ी जातियों में करेगा। इसके अलावा जो पिछड़ी 4-5 बड़ी जातियां हैं, इसमें उस तरह की अपील करने वाला नहीं है। अति पिछड़ी जातियां हैं, वो है उनके साथ, चाहे उसमें प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, आपका नाई हो, तेली हो, ये है जातियां। लेकिन इस इलाके की खूबसूरती ये भी है कि एक विधानसभा पर कोई एक जाति इतनी मजबूत है, माने यादव और मुस्लिम के अलावा, कि वही पूरा चुनाव जिता ले जा रही है। अगर वो एक साथ आ रही है तो मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि मान लीजिए वहां पर कुर्मी कैंडिडेट है और यादव मुस्लिम आपके साथ है तो कुर्मी आ जाएगा, और उसके अलावा कुछ और भी तमाम जातियां हैं जो सपा के साथ आना चाहती हैं, या बीएसपी जहां पे है, कई सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी बहुत अच्छा कर रही है, तो वहां पे बीएसपी के साथ भी जो लोग जा सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो कोई करिश्मा हो जाएगा, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो रविकांत, आपसे एक चीज और जरा जल्दी से, क्योंकि ये एक और चीज मुझे ऐसा लगा कि इस बार का जो गड्ढा नहीं खोदना होता, बीजेपी के लोगों ने, साथियों ने खुद खोद दिया है उसके लिए। और उसके लिए मैं गोदी मीडिया को भी इसलिए वो कर रहा हूं कि गोदी मीडिया को अगर आप देखिए तो पिछले 2-3 वर्षों से वाह 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 होता था हर चीज में, और वहां 2-3 रणबांकुरे थे बीजेपी के, जो आके और गाली गलौज करके, और उनको लगता था कि जैसे जीत के नहीं जाते हैं ट्रॉफी लेके कि हमने क्या उसकी बेइज्जती कर दी। लेकिन आप कुछ भी कह लीजिए, मैं हरदम, आप हम सब लोगों के यहाँ जो बहुत गाली गलौज करता है उसके यहाँ से लोग उठ के चले जाते हैं। मुझे ठीक ज्यादा, अरे यार यहाँ से क्या इतनी गाली बकता रहता है। मैं उस पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जब मेरे कुछ साथी मेरे गांव गए, और वो एक भाई साहब थे, मरहूम हो गए अभी 2 महीना पहले, धर्मेश श्रीवास्तव, वो गाली बहुत देते थे, माने जाते थे कि गाली का ये प्रचंड गुरु जी है। हमारे गांव गए तो हाथ जोड़ लिए, कहे भैया मैं तो यहाँ प्राइमरी का वो हूँ, जो ईस्टर्न यूपी में हमारे गांव में जिस तरह की गाली दी जाती है वो
उनके बियॉन्ड वो थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत गाली के पगल में भी आप नहीं बैठना पसंद करते, और खास करके आपने उस गाली देने वाले अपने जो प्रवक्ता थे उनको आपने एक्नॉलेज किया, पुरस्कृत किया, उनको आपने पहले ओएनजीसी का डायरेक्टर बनाया, फिर आपने उनको चेयरमैन बना दिया भाई। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी धीरे 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 हो सकता है कम दवा की तरह इसने भी एक जनमानस में असर किया है कि जो गोदी मीडिया है इट वर्कड अगेंस्ट देम, ऐसा मुझे लगता है प्रोफेसर रविकांत। एकदम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो टर्म है ये गोदी मीडिया, ये मुझे लगता है कि बहुत आम आदमी की जबान पर चढ़ चुका है। अभी आप किसान आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग अपमानित कर रहे थे, हूट कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों प्रत्याशियों को भगाया जा रहा था, तो गोदी मीडिया के एंकरों को भी हूट किया जा रहा था। वहां से लेकर के आप अभी चले आइए, आज जो यूट्यूब चैनल्स हैं इस समय, उनके व्यूअरशिप आप देख लीजिए, और जो लाइव चल रहा है जो गोदी मीडिया के चैनल है उनकी देख लीजिए आप। कई दफा ऐसा होता है कि उनकी व्यूअरशिप बेहद कम है, और ये स्थिति है कि लोग अब उनको देखना और सुनना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि सच्चाई कहाँ आपको मिलेगी, क्योंकि अभी एक बहुत उसमें हास्य में लोग कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखिएगा तो वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और यूट्यूब चैनल्स को देखिएगा तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये जो चल रहा है इसका मतलब ये है कि, और लोग देख किसको रहे हैं, लोगों को मालूम है कि सच्चाई कहां दिखाई जा रही है। और ये भी एक बात मैं पिछले दिनों से कहता रहा हूं कि इस पूरे चुनाव का नैरेटिव सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ने सेट किया है। ये नैरेटिव बना ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता फेल हो गए, जो लफाज वहां पर बहस करते थे और एक जमाने में उनकी बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग हुआ करती थी, अब लोग उनको हास्य कलाकार से ज्यादा नहीं मान रहे। जैसे अच्छा ये वाला फला है तो ये उसका मतलब ये होगा कि वो ऐसे ही गोबर गणेश वाली बातें करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और इतना बेइज्जत हुआ है वो कि आज लोगों में वो केवल हंसी का पात्र है, इसके अलावा और कोई उसकी वैल्यू नहीं। लेकिन एक गंभीर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी सिर्फ उसी के साथ नहीं खड़े। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हम लोगों को याद होगी, उनके हत्यारों के साथ भी ये पार्टी खड़ी होती है। ये पार्टी उन लोगों के साथ भी खड़ी होती है जिन्होंने अखलाक को लिंच किया था। ये पार्टी उन लोगों के साथ भी खड़ी होती है जो तमंचा लहरा रहे थे दिल्ली में। इसलिए इनका हास्य कलाकारों के साथ खड़े होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, और इसको अब लोग समझ रहे हैं। कम से कम जो सचेत दलित और पिछड़ा है, जिसके सामने आज रोजगार का सवाल खड़ा हो गया है, जो महिलाएं हैं जिनको मालूम है क्या हम सुरक्षित नहीं है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरह सोशल मीडिया पर किस तरह के हमारे साथ व्यवहार होता है, और उनके सामने अगर आप कानून व्यवस्था और सुरक्षा का सवाल उठाएंगे तो जो पढ़े लिखे सचेत लोग हैं उनको समझ में आता है कि ये हास्य से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये नैरेटिव ही नहीं बना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, ये नैरेटिव ही आप लोगों की वजह से बना है कि, और यही वजह है कि जनता इस चुनाव को लड़ रही है। अखिलेश यादव ने कोई करिश्मा नहीं किया है, वो अभी 6 महीने पहले आए। वो जो पूरा नैरेटिव है वो जनता के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा वो बना है, और इसलिए वो चुनाव लड़ रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जो चाह लेती है फिर वो करती है। आपातकाल के बाद की भी राजनीति हमको मालूम है, बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया उसके बाद की भी राजनीति हमको मालूम है। और उसके बाद जब कल्याण सिंह गए थे तो पूर्ण बहुमत की सरकार आने में 25 साल लग गए, और इस बार जब योगी जी जाएंगे तो कितने साल लगेंगे रिवाइव होने में, ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन का सवाल होगा। इन्होंने अति कर दी है ना एक्चुअली, और अति के बाद ये लोकतंत्र बना भी 90 साल में है। बहुत रचनात्मक आंदोलन हुआ है, ये रूस की तरह से अचानक क्रांति नहीं हुई। 90 साल का ये पूरा स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास है। इसीलिए ये देश उस तरह के हरकत को नहीं पसंद करता है। जो सो कॉल्ड बहुत 56 इंची छाती वाला जो सुपरमैन है उसको नहीं पसंद करता है। उसको मालूम है कि जो आप बोल रहे हैं वो धरातल पर दिखाई भी दे। लोगों ने सच में भरोसा किया लंबे समय तक, शायद अब होगा, आज नहीं तो कल होगा, 15 लाख आएगा, रोजगार मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लोगों ने भरोसा किया लंबे समय तक,
लेकिन वो भरोसा अब दरक चुका है और इसीलिए लोग अब नरेंद्र मोदी को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, सुनना नहीं। मन की बात पर क्या हुआ, डिसलाइक ज्यादा आने लगे तो आपने वो उसका जो ऑप्शन था वो बंद करा दिया। आज तो ईवीएम मिल गया है, अब डिसलाइक वहां करना है तो लोग क्या करेंगे, ये हम लोग केवल संकेतों से समझ सकते हैं। चलते चलते अंतिम बस एक रविकांत जी से एक संक्षेप में टिप्पणी। हम लोगों ने एक नया वो देखा है, अब जनता आगे चल रही। जब 77 का आंदोलन हुआ था तो नेता आगे था, जनता पीछे पीछे थी। इस बार जनता आगे है और नेता उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि नेता के जब ये मैं टर्म यूज नहीं करता हूं, नेता के अब ये स्टेचर नहीं रह गया है कि वो जनता के मन के अगेंस्ट चला जाए। प्रोफेसर रविकांत, ये चेंज हुआ है कि नहीं, और ये अच्छा चेंज है मेरे हिसाब से? प्रोफेसर रविकांत। निश्चित रूप से मैं इस सवाल पर आऊं उसके पहले लेनिन साहब ने जो कहा मैं उस पर केवल एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं। ये जो अंबानी और अडानी का सवाल है, मुझे लगता है कि सीधे मोदी जी से जुड़ा है, और बल्कि और जो तमाम नेता हैं उस तरह के जो गला फाड़ करके कहते हैं कि साहब देखिए हमारे पास है क्या, हम कहाँ ले जाएंगे, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, हम तो परिवार वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़े परिवार वाले यही हैं। ये जो दो परिवार है, ये सारा काम धाम इन्हीं के लिए हो रहा है। लोग नाहक ही परिवार वालों को बदनाम कर रहे हैं, असल में खेल इन दोनों के लिए हो रहा है। हमारे दो बाला, वो जो राहुल गांधी का व्यंग था वो उसमें उसकी बहुत बड़ी व्यापकता थी कि असल में ये परिवार है जिसके लिए किया जा रहा है। दूसरा जो आपका सवाल है कि जनता, देखिए चाहे अखिलेश हो या मायावती देर से ही आई हैं, लेकिन जनता ने अपनी तरफ से उनको मोड़ने की कोशिश की है। वो लगातार जिस तरह से, अब जो छोटा जानवर का जो सवाल है, ये अखिलेश यादव के जहन में नहीं था, लेकिन लोगों ने बोल बोल करके उस पूरे मुद्दे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जिसको इन्होंने पकड़ा है। या किसानों का जो आंदोलन है, अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो हम लोग ये शायद डिबेट दूसरे ढंग से कर रहे होते। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से डिफेंसिव नहीं होती, उनके वो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीतते हुए निकल रहे होते। तो उस पूरे आंदोलन ने जो सामने परिस्थितियां पैदा की हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से वही बहुत लंबा डेंट कर दिया था। तो किसानों के सवाल पर, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हो, खाद का, ये तमाम मुद्दे हैं, वहां पे उन्होंने अखिलेश यादव को बुलाए हैं। कर्मचारी अपने इशू पर ले आए हैं, पेंशन वाला, ओल्ड पेंशन की स्कीम, जिसको अखिलेश यादव ने और मायावती दोनों लोगों ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने तो किया है। तो एक बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है कि कर्मचारियों के मुद्दे को, खासकर ओल्ड पेंशन को, अब पूरा हिंदुस्तान के जो राज्य हैं वो उसको एड्रेस कर रहे हैं और लागू करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो राशन की बात हो रही, कि ये जो अभी जो सोनू जी ने कहा, बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि राम और राशन, अब ये दो बचा है। तो ये जो राशन है, क्या लोग सच में उस राशन से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? ये वो जमीन है जहां कांचीराम का आंदोलन हुआ है, और कांचीराम का आंदोलन लोगों को सशक्त बनाने का आंदोलन था। ये आप पेट भरने का नहीं था। उन्होंने वो चेतना पैदा कर दी है कि ये समता की लड़ाई है जिसमें सशक्तिकरण होगा। आज अगर दलित थाने के दरवाजे पर जाता है और दुत्कार के उसको भगा दिया जाता है, तो क्या वो 5 किलो अनाज पर रह सकता है? जिनको ख्वाब दिखाया गया कि आप पढ़िए लिखिए, बाबा साहब का जो सपना था कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी, क्या वो दलित और पिछड़ा समाज आज उस पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके, सत्ता की चाबी को छोड़ करके क्या पिछड़ग्गू बनना पसंद करेगा? मुझे नहीं लगता है। वो किसान जिसने सपना देखा है कि हिंदुस्तान में हमारी भागीदारी होगी, हम हमारी आय दोगुनी होगी, हम इस देश को, देश की नीतियों को डिसाइड करेंगे, क्या वो किसान पिछलग्गू बनकर के रहेगा? उसने अपनी ताकत 13 महीने में दिखा दिया है, भले ही 700 किसानों की शहादत हुई हो। इसलिए तो आप कह रहे हैं कि जनता ने नैरेटिव बनाया, जनता अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर के आई है, अपने एजेंडे पर लेकर के आई है, विपक्षियों को मजबूर किया है कि आप यहां पर आइएगा। वरना सॉफ्ट हिंदुत्व को जैसे लेकर के ये चल रहे हैं, वो यही कर रहे होते, केवल ये गाय और गोबर की ये भी बात कर रहे होते, लेकिन इनको मजबूर किया लोगों ने कि आप पढ़ाई पर बात कीजिए, आप नौकरी पर बात कीजिए, आप पेंशन पर बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए, आप नौजवानों की बात कीजिए। इसके लिए जनता ने ही मजबूर किया, और ये बहुत अच्छा साइन है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। और इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि 90 साल की आजादी में जो रचनात्मक आंदोलन हुआ है, ये वो मिट्टी है जहां पर हिंदुस्तान के लिए उस समय 50 के दशक में
तमाम देश आजाद हुए थे और उसमें से सारे देश टूट गए। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसका टुकड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान से भी बांग्लादेश निकल गया, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो आज उसी तरह से मौजूद है, बल्कि उसमें सिक्किम आकर के और जुड़ गया है। लेकिन ये जो आज सत्ताधारी दल है वो मणिपुर में क्या कर रहा है? मणिपुर में जो वहां के लोग हैं पृथकतावादी, उनको कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये जो करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे देश कमजोर होगा। आज आप संघीय ढांचे को जो बर्बाद कर रहे हैं, इससे देश कमजोर होगा। लेकिन ये देश इस तरह से टूटने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े तानाशाहों को झुका दिया है। ये मोदी जी है ही किस चिड़िया का नाम? 13 महीने में इस देश के किसानों ने आपको पानी पिला दिया। वो मोदी जो कहते कि 500 किसान क्या मेरे लिए मर गए, और उनको आकर के वो कहना पड़ता है कि साहब हम अपने 3 काले कानून वापस ले रहे हैं। अगर ये कहना पड़ता है तो इसका मतलब है कि इस देश का आवाम तय करेगा कि राजनीति कैसे होगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी नीतियां क्या होगी।